अब मुझे ये नहीं पता है कि उसमें क्या गेट यूज होगा, एंड यूज होगा, और यूज होगा, मक्स यूज होगा, डिमक्स यूज होगा। तुम सब मक्स डिमक्स के बारे में तो थोड़ा बहुत जानते होगे, बोलो। यस सर। हाँ, तो मक्स डिमक्स क्या यूज हो रहा है उसमें, मतलब ये काउंटर वगैरह क्या यूज हो रहा है, तो ये सब तो हम लोग को शुरू से पता नहीं रहेगा। अगर मान लो कि हम ऐसे ही रैंडम कोई डिवाइस आईसी बना देते हैं, उसको किसी भी डिवाइस में फिट कर देते हैं, तो इससे जो है वो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे वो आईसी ठीक से वर्क कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो ये सब से नुकसान हो सकता है क्या। तो फ्रंट एंड में क्या होता है कि जैसे हमको, अगर मुझे कोई आईसी डिजाइन करना है, तो फ्रंट एंड में हम लोग मतलब आईसी के डिजाइनिंग में फोकस करते हैं। मतलब लैपटॉप में मतलब बहुत सारा जैसे टूल्स आता है, जैसे कैडेंस टूल हो गया, सिनॉप्सिस टूल हो गया, ईडीएट टूल हो गया, ये सब टूल होता है। ये सब टूल में क्या करते हैं हम लोग कि आईसी का जो नीड है, जिस नीड पर हम लोग आईसी बना रहे हैं, उसमें क्या क्या चाहिए, उसके अनुसार हम लोग पहले एक मतलब एक डमी सर्किट उसको बोल सकते हो, एक सिमुलेटेड सिमुलेशन सर्किट बोल सकते हो उसको, हम लोग लैपटॉप में ईडीएट टूल पर तैयार करते हैं, समझा। अब उस सर्किट बना लिए, ओके। सर्किट बनाने के बाद उस सर्किट को मतलब उस सर्किट का क्या क्या पैरामीटर होना चाहिए, कितना उसका मतलब सर्किट का विड्थ होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए, ये सब जो है हम उसी टूल में उसका डिजाइन करते हैं, समझा। तो ये सब चीज जो है फ्रंट एंड में डिजाइन किया जाता है। अब सिमुलेशन होने के बाद उसको प्रॉपर्ली चेक करने के बाद टूल में कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कहीं फॉल्ट है, अगर सही से काम कर रहा है तो उसको हम आगे भेज देते हैं फैब्रिकेशन के लिए, जो कि बैकएंड का काम होता है, समझा। अब फ्रंट एंड में हम लोग क्या करते हैं, मतलब डिजाइनिंग करते हैं। तो फ्रंट एंड में बहुत सारा जैसे होता है, इंजीनियर का आता है इसमें, जैसे आरटीएल वेरिफिकेशन एक होता है, सलाह, समझा। आरटीएल वेरिफिकेशन आरटीएल वेरिफिकेशन में सर क्या होता है, मतलब बताते हैं, आरटीएल। रुको रुको, सब बताते हैं, रुको। आरटीएल वेरिफिकेशन हो गया, फिर एक होता है आरटीएल डिजाइन। अब बैकएंड के बाद सब बताते हैं, पहले रुको, पहले एक बार बताते हैं, वो बताते हैं सब। संतोष, बैकएंड में हम लोग क्या करते हैं, जैसे बैकएंड का इंजीनियर में हेलो बैकएंड संतोष, में आता है। यस सर। तुमको एक पिक्चर भेज रहे हैं हम, वो पिक्चर प्रेजेंट करके समझाना, ठीक है। ओके सर। एक मिनट, भेजिए। ईडीएस सोसाइटी में है। एसिक डिजाइन वाला जो जा रहा है, जस्ट अभी चला गया होगा, ठीक है, वो देखो। तो गाइस बेसिकली ये है कि तुम भी जो भी चिप डिजाइन करते हो तो उसका एक फ्लो होता है। पहले हम लोग उसका आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं, फिर उस आर्किटेक्चर को किसी तरह से कोड में लिखते हैं, कोड से लिख के उसको इम्प्लीमेंट करते हैं सर्किट फॉर्म में, सिंथेसाइज करते हैं, सिंथेसाइज करके या सिंथेसाइज हो गया, फिर एक बार हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन क्लियर है, फिर उसको फैब्रिकेट करने का डिजाइन बनाते हैं। फैब्रिकेट नहीं करते, फैब्रिकेट करने का डिजाइन बनाते हैं। यहाँ से बैकएंड का पार्ट शुरू हो जाता है। बैकएंड में हम लोग फिजिकल डिजाइन करते हैं, जिसमें एक्चुअल मेटल वायरिंग, राउटिंग शब्द होता है वायरिंग यहाँ पे, वो करते हैं, राउटिंग करते हैं, प्लेसमेंट करते हैं अलग अलग ब्लॉक्स का एक डाई एरिया में। डाई बेसिकली वो होता है जो छोटा सा स्क्वायर होता है, देखो फोटो भेजे होंगे संतोष को, वो जो पूरा एसिक डिजाइन फ्लो होता है उस चीज का। हाँ, संतोष छोड़ो ना उसको, वो काम है उसका, तुम प्रेजेंट करो, वो पिक्चर पिक्चर डालो सामने। यही सब डाल रहे हैं। हाँ, तो ये देखो तुमको ये फ्लो दिख रहा है यहाँ पे। पहले तुम चिप स्पेसिफाई अब कर रहे एक हो। मिनट सर, एक मिनट सर, हाँ, इसको। basically guys, I am from electrical final year, Himanshu. Currently I am placed in Reliance and I am aiming for a VLSI career ahead. Hopefully it manifests. So in the process I learned a lot of things and I'm just here to share those all things, ठीक है। तो दिस इज द चिप डिजाइन फ्लो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं चिप स्पेसिफिकेशन से। सपोज तुमको चिप में देखा होगा तुम लोग कि क्या प्रोसेसर का गीगाहर्ट्ज होता है, कैश मेमोरी इतना है उसमें, 64 MB कैश है,
AMD का भी इन्फिनिटी कैश एक नया मार्केट लॉन्च हुआ है, बहुत फेमस है वो, अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, देखना वो तुम लोग। या तो ये स्पेसिफिकेशंस है किसी भी चिप का कि कितना क्लॉक स्पीड है उस प्रोसेसर का, कितना ओवर क्लॉकिंग कर सकते हो तुम, थर्मल मैनेजमेंट वगैरह। तो हम पहले चिप का स्पेसिफाई करते हैं क्या रिक्वायरमेंट्स है, जैसे संतोष बोला था। फिर उसके बाद हम पार्टीशनिंग करते हैं। पार्टीशनिंग का मतलब कि तुम क्या पार्ट्स है उस चिप में जो सॉफ्टवेयर से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और क्या पार्ट्स है जिसके लिए हम लोग को प्रॉपर हार्डवेयर बनाना पड़ेगा, यानी कि मक्स डीमक्स। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स तुम लोग सीखोगे इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। आगे कॉम्बिनेशन सर्किट सब टॉपिक है, तो आगे संतोष तुमको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाएगा। वो वीकली टास्क देगा तुमको, ताकि वी तो इलेक्ट्रिकल और ईसी वाले सारे एक लेवल पे आ पाए, एंड देन ऑन वी कैन बिल्ड द बिल्डिंग ऑन अ फाउंडेशन। पहले फाउंडेशन जरूरी है। तो कमिंग बैक, पार्टीशन करते हैं उसको कि कौन सा चिप का कौन सा फंक्शनलिटी सॉफ्टवेयर से इम्प्लीमेंट हो पाएगा और कौन सा हार्डवेयर से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक कंपैरेटर है, कंपैरेटर सब जो बताता है एक दो नंबर्स है ए एंड बी, उसमें से बड़ा कौन सा है वो बताएगा। तो यू कैन राइट द कोड फॉर दिस, इट्स वेरी एक सिंपल। मिनट सर, जैसे तुम लोग सेकेंड ईयर में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ओपेम पढ़े होगे, यस सर। हाँ, फर्स्ट ईयर में, यस फर्स्ट ईयर। हाँ, तो ओपेम का ही यूज करके हम लोग कंपैरेटर बनाते हैं। एग्जैक्टली। यस सर, जब कोई फीडबैक नहीं देते तो बनता है। हाँ हाँ। हाँ, तो दो तरीका होगा यहाँ से, तुम उसको कोड भी कर सकते हो, लेकिन वो कोड एक ओपैम्प के थ्रू इम्प्लीमेंट हो सकता है, वो कोड एक मक्स के भी थ्रू इम्प्लीमेंट हो सकता है, वो कोड एक नैंड गेट एंड गेट के भी थ्रू इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो ये दो अप्रोचेस होते हैं कोई भी सर्किट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक एनालॉग वे जिसमें ओपैम्प यूज किए, और एक डिजिटल वे जिसमें तुम लॉजिक गेट्स यूज किए। एक्चुअली लॉजिक गेट्स भी एनालॉग सर्किट्स से ही बना रहता है। एनालॉग सर्किट का एक बॉक्स बना देते हैं हम, जिसको हम एंड गेट बोलते हैं। उस एंड गेट के अंदर ट्रांजिस्टर ही यूज हो रहा है। तो खैर वही पार्टीशनिंग में वही करते हैं कि चिप का जो जो फंक्शनलिटी सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट हो पाएगा उसको सॉफ्टवेयर से करते हैं, जो हार्डवेयर में है हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट हो पाएगा हार्डवेयर से करते हैं। द गोल इज कि सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन मिले। सपोज हम लोग यूज कर लिया हार्डवेयर किसी उस चीज के लिए जो सॉफ्टवेयर में ज्यादा फास्टली रिजल्ट दे पाता, तो यूज नहीं है ना, तो इफिशियंटली हम लोग डिवाइड करते हैं, पार्टीशन करते हैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। उसके बाद क्या होता है कि डिजाइन एंट्री एंड फंक्शनल वेरिफिकेशन। डिजाइन एंट्री मतलब हमारा जो वेरीलॉग है, वेरीलॉग लैंग्वेज है जिसके बेसिस पे हम लोग चिप को डिजाइन करते हैं, जस्ट लाइक सी, सी प्लस प्लस। तो वेरीलॉग इज अ सी बेस्ड लैंग्वेज। तो उससे हम लोग फंक्शनैलिटी कोड करते हैं, जस्ट लाइक यू राइट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का वैल्यू सी में स्टोर हो जाता है। वही है कि वेरीलॉग में वो स्टोर होगा हर पॉजिटिव एज की क्लॉक में। क्लॉक होता है एक रेक्टेंगुलर पल्स, उसके हर राइजिंग एज में तुम वैल्यू को चेक करोगे कि ए और बी का वैल्यू में बदलाव आया है, बदलाव आया है तो उसको स्टोर कर दो अपडेटेड वैल्यू सी में, और फिर उस सी को असाइन कर दो किसी रजिस्टर को। रजिस्टर इज द स्मॉलेस्ट स्टोरिंग यूनिट ऑफ अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जैसे तुम लोग बिट पढ़ते हो, बाइट पढ़ते हो कंप्यूटर साइंस में, वैसे ही उस वो बिट जो होता है वो स्टोर होता है हमारा इसमें रजिस्टर्स में। रजिस्टर्स तुम्हारा सीपीयू के अंदर छोटा छोटा यूनिट्स होता है। ठीक है, तो अरुण म्यूट कर लो प्लीज। यस सर। हाँ, तो तुम कोड करो उसको, उस कोड को वेरीफाई करो। तुम कोड लिख लिए, अब उस कोड को वापस लिखे है ना सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो उसमें यूज क्या हो रहा है असल में तुम्हारा समर यूज हो रहा है, एडर सर्किट यूज हो रहा है। एडर सर्किट में यूज होता है हमारा एक XOR गेट यूज होता है और एक एंड गेट यूज होता है। तो ये दो गेट्स यूज हो रहा है, हमको पता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़े हैं, एडर में ये सर्किट्स यूज होता है। अब उस सर्किट्स को, इस कोड को हम उस सर्किट के फॉर्म में ट्रांसलेट करेंगे। उस ट्रांसलेशन को बोलते हैं हम लोग आरटीएल सिंथेसिस। सिंथेसाइज कर रहे हैं हम लोग डिजिटल सर्किट को। अगला स्टेप क्या है, सिंथेसिस तो हो गया, उसको भी वेरीफाई किया जाता है। माने प्री सिंथेसिस वेरिफिकेशन एक हो गया जो कोड को वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग, और एक पोस्ट सिंथेसिस वेरिफिकेशन हो गया जो हम लोग सिंथेसाइज्ड सर्किट को वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक तुम्हारा था फ्रंट एंड का पार्ट। फ्रंट एंड यानी कि तुम कोड करके डिजाइन बना दिए, उसको सिंथेसाइज करा दिए। अब योर डिजाइन इज रेडी फॉर फिजिकल डिजाइन। उसके इंटरमीडिएट स्टेप में पांचवा स्टेप आता है फिजिकल डिजाइन, और सॉरी बोल रहा, फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में एक वो पार्ट आता है डिजाइन फॉर टेस्टिबिलिटी। अब तुम सर्किट तो बना लिए, अगर उसको प्रोसेस होना चाहिए ना कि हम उसको टेस्ट कर पाए। जो भी मार्केट बाहर जाता है तो वो क्वालिटी चेक होके जाता है, वरना प्रोसेसर इतना महंगा महंगा होता है तो वो चेक क्वालिटी चेक ना होके जाए तो बहुत लॉस हो जाएगा कंपनी को। तो हम लोग कोड जो लिखते हैं, कोड में ऐसा फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे उसको टेस्ट करना आसान हो पाए।
फॉर एग्जाम्पल समझो, कैसे समझाएं, 4 आदमी हाथ पकड़ के खड़ा है, ठीक है, साइड बाय साइड हाथ पकड़ के खड़ा है, हम एक आदमी के हाथ में ईंटा दिए, बोले पास करते जाओ, ठीक है, तो पास करते करते वो सीक्वेंशियली जाएगा, एक आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, चौथा आदमी, जब तक वो लास्ट आदमी तक पहुंचेगा। लास्ट आदमी समझो हमारा आउटपुट है और फर्स्ट आदमी इनपुट है, जब तक लास्ट आदमी तक पहुंचेगा बहुत टाइम लग जाएगा उसको। तो हम एक ऐसा तरीका अपनाएंगे जिससे आगे वाला ये जिससे लास्ट पहला वाला आदमी के पास जो ईंटा है लास्ट वाला आदमी के पास पहुंच जाए। यहाँ ईंटा तुम्हारा इनपुट है जो एक्सपेक्टेड आउटपुट देगा। एक्सपेक्टेड आउटपुट का मतलब क्या हुआ कि तुम जो चाह रहा है कि हाँ 3 + 2 5 ही आना चाहिए, तो वो आउटपुट चेक करने के लिए हम इतना देर वेट नहीं ना करेंगे, एक आदमी को दे देंगे, पहले आदमी के पास ईंटा पकड़ो और उसको लास्ट आदमी तक पहुंचा दो थ्रू सम फंक्शनैलिटी, जो ब्लॉक होता है C = A + B वाला ब्लॉक के थ्रू। तो हम लोग ऐसा ब्लॉक्स इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे वेरिलॉग कोड में, ताकि हम लोग इनपुट तुरंत दे सकें और आउटपुट एक्सट्रैक्ट कर सके, क्योंकि डिजिटल सर्किट्स बहुत बड़ा हो सकता है। अभी तो तुम लोग बस देख रहे हो कि एंड गेट होता है और गेट होता है, बट एक जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है उसमें बहुत सारे गेट्स अवेलेबल होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट बन जाता है, तो इनपुट से आउटपुट तक ट्रेवर्स करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो हम लोग एक ब्लॉक होता है स्कैन सेल, वो फ्लिप फ्लॉप का ही एक एडवांस्ड रूप होता है जिसमें सेट रीसेट के अलावा भी स्टोर रिस्टोर का भी ऑप्शन हो जाता है, जो पावर ऑफ करने पे स्टोर सर्किट को स्टोर रिजल्ट को स्टोर कर ले। तो वैसा टाइप का सेल्स हम डिजाइन फॉर टेस्टिबिलिटी वाले स्टेप में, विच इज इंटरमीडिएट स्टेप बिटवीन फ्रंट एंड बैक एंड, वो डालते हैं ताकि हमारे चिप की टेस्टिबिलिटी आसान हो जाए एट द एंड। जैसे तुम जितना भी बड़ा बड़ा आईसी डिजाइन करोगे तो उसमें मेनली रूप से रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप और काउंटर, ये 3 चीज का मेनली रूप से यूज होता है, समझा? ये सारे तुम लोग पढ़ोगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये तीनों कॉन्सेप्ट पढ़ लिया होगा सर, ये तो 3rd सेमेस्टर में था। अच्छा पढ़ लिया तो देखो तुमको भी पता सेमेस्टर के लिए कितना अच्छा से लोग पढ़ता है, तो अलग से हम लोग को अच्छा से पढ़ाना होगा, ठीक है। यस सर। तो नहीं हाँ सर, इलेक्ट्रिकल में नहीं था सर, हाँ इसलिए वो यही बात है। क्यों ना, ये लोग को इलेक्ट्रिकल में क्या हुआ था, सबको एनालॉग डिजिटल साथ में ये लोग को दे दिया था, जैसे कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ओएस साथ में पढ़ा देता है, तो एनालॉग का सिलेबस खत्म होते होते एंड सेम आ गया, हो गया उसी में सिलेबस पार। तो नहीं तो अलग से ठीक है, आगे से अच्छा अभी मतलब अभी सर को बताने दो, उसका बताते हैं आगे। हाँ तो करेंगे, वो आएगा, सारा सिखाएंगे। जस्ट अभी गोल यही है कि तुम लोग को चिप डिजाइन फ्लो समझ में आ जाए। तो तुम सारा कोड कर लिए, कोड करके उसको वेरीफाई करके सिंथेसाइज कर लिए, सिंथेसाइज करने के बाद भी वेरीफाई किए, सब कुछ तुम्हारा फ्रंट एंड का कोड रेडी हो गया, डिजाइन रेडी हो गया, और फिर उसको तुम टेस्ट करने के लिए फंक्शनैलिटी ऐड करते हो, और ये टेस्ट करने का फंक्शनैलिटी भी हम कोड के थ्रू डालते हैं पर, ठीक है। तो वो समझो एक्स है, हम टेस्टिंग फीचर उसमें एक्स डाल दिए, अब कोड तुम्हारा विथ टेस्टेबल विथ कोड रेडी है फॉर फिजिकल डिजाइन। फिजिकल डिजाइन मीन्स द प्रेपरेशन फॉर फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन में क्या होता है, चिप का सेमीकंडक्टर फैब्स में बड़ा बड़ा मिलियंस में मशीन्स आता है, जो अभी एक ऐसा मशीन आईआईटी बॉम्बे में है, मात्र आईआईटी बॉम्बे में, और एक चंडीगढ़ में है, इंडिया में सिर्फ 2 है, इसीलिए बहुत सारी कंपनीज अभी आ रही हैं फैब्रिकेशन अपनी लैब सेटअप करने के लिए, माइक्रॉन हो गया, फॉक्सकॉन हो गया, तो ये सब है। तो हाँ, तो हम लोग डिजाइन प्रिपेयर करते हैं फॉर फैब्रिकेशन। उस डिजाइन का पहला स्टेप होता है 6 नंबर, जो है तुम्हारा फ्लोर प्लानिंग। फ्लोर प्लानिंग मतलब तुम्हारा डाई का एरिया है, सपोज तुम 3 बाई 3 सेंटीमीटर का चिप बनाना चाहते हो, तो वो डाई एरिया प्रॉपर तुम डिफाइन करते हो फ्लोर प्लानिंग स्टेप में, ये मेरा साइज का रहेगा डाई। अब उस फ्लोर प्लानिंग में तुम डिफाइन करोगे अलग अलग जो ब्लॉक्स है, सपोज एक डिजिटल सर्किट में एक प्रोसेस, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में हमारा एडर है, सब्ट्रैक्टर है, मल्टीप्लायर है, फिर कंपैरेटर है, ये सारा ब्लॉक्स है, उसको तुम पूरा फ्लोर में प्लान करते हो कि कहाँ कहाँ इसको प्लेस करना है। हम उन ब्लॉक्स को इनपुट्स के पास प्लेस करेंगे जिनका हाई नंबर ऑफ फैन इन हाई नंबर ऑफ इनपुट्स है। सपोज एक 2 टर्मिनल एंड गेट है और एक 5 टर्मिनल एंड गेट है, तो हम 5 टर्मिनल वाले एंड गेट को कोशिश करेंगे कि बाउंड्री के पास रहे, डाई बाउंड्री के पास रहे, ताकि इनपुट आउटपुट वहां से आसानी से ले जा सके और पावर कंजम्पशन कम हो। एट दी एंड तुम्हारा जो चिप है वो उसमें वायर्स लगे हुए हैं, वायर्स का कुछ रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस के बाद हीट लॉस होगा, हीट लॉस के बाद पावर लॉस होगा। तो इसलिए हम लोग पावर बचाने के लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट करते हैं इन सारे ब्लॉक्स का इन द स्टेप ऑफ फ्लोर प्लानिंग। तुम फ्लोर प्लानिंग कर दिए, प्लान तो कर दिए, घर का बना दिए, तो उसके बाद तुम एक क्लॉक ट्री सिंथेसिस करते हो। बेसिकली जो भी तुम्हारा डिजिटल सर्किट है ना, ये तुम्हारा एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लायर,
कंपैरेटर, ये सब एक क्लॉक सिग्नल पे वर्क करता है। क्लॉक सिग्नल इज नथिंग बट अ रेक्टेंगुलर पल्स which has a rising edge and has a falling edge। रेक्टेंगुलर पल्स तुम लोग जेई के समय में पढ़े होंगे। तो ये क्लॉक पल्स हर सर्किट को जरूरत होता है फॉर प्रॉपर सिंक्रोनाइज्ड ऑपरेशन। तो हम लोग क्लॉक ट्री सेटअप करते हैं, जस्ट लाइक तुम्हारा एक क्लॉक का सोर्स है, उसको तुम दो ब्रांच कर रहे हो, उन दोनों ब्रांचेस का और दो ब्रांच कर रहे हो, उन दो का और दो ब्रांच कर रहे हो। तो एक तरह से तुम्हारा जड़ बनता जा रहा है ट्री के बेस का। तो वो क्लॉक ट्री जो होता है उसको हम पहले प्लेस कर देते हैं सर्किट में, और क्लॉक ट्री के एंड पॉइंट्स पे इन ब्लॉक्स को हम लगाते हैं। यानी कि मल्टीप्लायर, एक एंड पॉइंट पे मल्टीप्लाई होगा, एक एंड पॉइंट पे एडर होगा, एक पे कंपैरेटर होगा। तो ये होता है। तो पहले तो तुम फ्लोर प्लान कर लिए, कहाँ कहाँ कैसे होगा, डाई का एरिया क्या होगा, ये प्लानिंग का हो गया। फिर उसके बाद तुम क्लॉक नेटवर्क डाल दिया अपना, क्लॉक नेटवर्क डाल दिया। अब एक्चुअल तुम प्लेस एंड राउट वाला 8वां नंबर जो स्टेप है, वहां पे अपना ब्लॉक्स को हर एक क्लॉक ट्री के छोर पे तुम डालते जाओ, या जैसा उसका रिक्वायरमेंट होगा तुम एक्चुअली प्लेस करते जाओ। अब तुम ब्लॉक्स को प्लेस कर दिए सारा, उस ब्लॉक्स को प्लेस करने के लिए आपस में कनेक्शंस भी तो जरूरत होगा। सपोज एक एंड गेट का आउटपुट जा रहा है मल्टीप्लायर के इनपुट में, तो तुम एंड गेट के आउटपुट को राउट करोगे मल्टीप्लायर के इनपुट तक। तो वो राउटिंग होता है हमारा डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स से। पॉली होता है मेटल का, मतलब पॉली वो तो पॉलीमर हो गया, मेटल एल्यूमिनियम होता है, कॉपर होता है, तो अलग अलग मेटल्स होते हैं। ये हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ता है उस सॉफ्टवेयर टूल में बिफोर राउटिंग, कि हाँ ये राउट हम बना रहे हैं तो ये कौन से मेटल का बनेगा। बेस्ड ऑन द चिप स्पेसिफिकेशन और डिजाइन स्पेसिफिकेशन एज इन स्टेप 1 वी डिसाइड द टाइप ऑफ द मेटल यूज्ड इन द राउटिंग स्टेप। तो ये राउटिंग हो गया तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स के बीच का कनेक्शंस। क्लॉक ट्री सिंथेसिस हो गया, सारे ब्लॉक्स के लिए एक क्लॉक सोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो तुम फ्लोर प्लान कर लिए, क्लॉक ट्री डाल दिए पूरा, हर क्लॉक ट्री के एंड पॉइंट्स पे तुम्हारा ब्लॉक्स को प्लेस कर दिए, ब्लॉक्स के बीच में तुम राउट्स बना दिए। तो तुम्हारा ब्लॉक्स हो गया सारा, मतलब डिजाइन तुम्हारा मैप्ड है। ये भी सॉफ्टवेयर में, सब कुछ सॉफ्टवेयर में चल रहा है अभी, मैप्ड है। अब तुम पूरे डिजाइन को फंक्शनली वेरीफाई करोगे कि हाँ ये जो मेरा फिजिकल डिजाइन है, इज दिस वर्किंग एग्जैक्टली लाइक माई इनिशियल गोल विथ विच आई स्टार्टेड। तो देख रहे हो तुम्हारा वेरिफिकेशन यहाँ भी आ जा रहा है। तुम सिर्फ स्पेसिफाई किए, उसका डिजाइन कोड लिखे, फिर उसको वेरीफाई किए, फिर सिंथेसाइज किए, सिंथेसाइज को भी वेरीफाई किए, और फिर एक तरह से डिजाइन फॉर टेस्टेबिलिटी जो है वो भी तो वेरिफिकेशन का ही एक हुआ ना स्टेप। क्या है कि तुम टेस्ट कर रहे हो मतलब वेरीफाई कर रहे हो, तो वहां भी वेरिफिकेशन इन्वॉल्व है। फिर नीचे आते जाओ, तुम प्लेस एंड राउट के बाद सब कुछ कर दिए, तो फाइनल फिजिकल वेरिफिकेशन भी है तुम्हारा। तो ये सारा चीज वेरिफिकेशन हर स्टेप में निहित है। और एट द एंड तुम वेरीफाई कर लिए कि हाँ हमारा सर्किट ठीक काम कर रहा है, तो उसको हम जीडीएस यानी कि आई एम फॉरगेटिंग द नेम, डिजाइन स्कीम ऐसे करके कुछ है, मैं देखता हूँ, वो देख के बता दूंगा। तो जीडीएस फाइल बनाते हो तुम, विच इज द एट द एंड प्रोडक्ट ऑफ द एवरीथिंग, मतलब एंड प्रोडक्ट की जो माई डिजाइन इज रेडी, इट इज वेरीफाइड, इट इज रेडी टू बी टेप्ड आउट, मतलब सेंट आउट टू द फैब्रिकेशन यूनिट। तो जो कंपनीज होती हैं लाइक क्वालकॉम, एनवीडिया, और कौन सा ले लो, मीडिया टेक, हाँ मीडिया टेक ले लो। तो दीज कंपनीज प्रिपेयर द जीडीएस फाइल्स एंड देन सेंड इट टू कंपनीज लाइक TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग company, and sent to companies like Global Foundries. These are the fabrication units which take in design from fabless companies and implement this design using actual lithography machines. Lithography step होता है fabrication में, बहुत important step है। तो एक्चुअली जैसे लिथोग्राफी में हम लोग जो डिजाइन हम लोग बनाते हैं उसको ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर ऑफ डिजाइनिंग होता है लिथोग्राफी में। हाँ एक तरह से, मतलब तुम जो डिजाइन बनाए हो उसको एक्चुअलाइज करते हो। तो बहुत महंगा आता है वो सब मशीन्स। तो खैर आते हैं, तो तुम तब तुम्हारा एट द एंड जीडीएस फाइल तक हमारा अभी काम है। अगर हमारा सौभाग्य रहा, जो कि अभी फिलहाल लग नहीं रहा, सौभाग्य रहा तो एनआईटी जमशेदपुर में भी एक ASML का यूनिट आ जाए। टिल देन तुम आईआईटी बॉम्बे में फैब्रिकेट कर सकते हो अपने चिप्स, SLC चंडीगढ़ में कर सकते हो अपना चिप्स को फैब्रिकेट। तो पहले उसके लिए डिजाइन बनाना पड़ेगा, उसी डिजाइन का प्रोसेस को समझाने के लिए हम लोग ये चिप डिजाइन फ्लो तुम लोग को बताए थे, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टेप्स होता है। तुम लोग एक कंक्लूड किए होगे इसमें कि हर दूसरे तीसरे स्टेप में वेरिफिकेशन इन्वॉल्व है, एंड देयर इज अ रीजन फॉर दैट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सर्किट्स इतना होता है, इतना बड़ा प्रोसेसर है, तुमको लग रहा होगा इतना छोटा सा, लेकिन उस प्रोसेसर में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, एक मेमोरी है, एक कैश है, एक क्या है तुम्हारा, मतलब आउटपुट इनपुट है, एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है आपस के ब्लॉक्स में कम्युनिकेट करने के लिए थ्रू राउट्स। तो
ये सबको वेरीफाई करना पड़ता है। तो वेरिफिकेशन इज इन्वॉल्व इन एवरी स्टेप एंड एंट्री लेवल जॉब्स इन वीएलएसआई वेरिफिकेशन इंजीनियर का ही है। हमारे कॉलेज में अभी रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स आई थी, तो वो डिजाइन वेरिफिकेशन के लिए हायर करती है। लॉजिक फ्रूट आई थी, वो डिजाइन वेरिफिकेशन के लिए हायर करती है। भले लिखा रहता है R&D इंटर्न, R&D इंजीनियर करता है, लेकिन काम हमेशा कंपनी में जाके तुम उन डिजाइन को वेरीफाई करोगे फॉर ऑब्वियस रीजंस। क्योंकि ऑब्वियस तुमको कोई भी प्रोसेसर का कोड चेंज नहीं ना करने देगा। तुम सॉफ्टवेयर में भी जाते हो तो तुमको फिक्स करने की का टास्क मिलता है, rather than writing the code from scratch. Writing the code from scratch from specifications requires a lot of expertise and experience. तो उन कोड में जो जो छोटी छोटी गलती है तुम उनको वेरीफाई करते हो। एंड उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है DFT, डिजाइन फॉर टेस्टेबिलिटी, प्रॉपर जॉब रोल है। पता है, ये जो नीचे तुम 6 से लेकर 10 तक देख रहे हो ना, वो एक फिजिकल डिजाइन इंजीनियर करता है। तुम 1 से लेकर 2 जो करते हैं ना, वो एक आर्किटेक्चर इंजीनियर करता है, चिप आर्किटेक्ट करता है। और फिर 3 से तुम्हारा 5 जो है वो एक RTL इंजीनियर करता है, RTL डिजाइन इंजीनियर करता है। DFT तुम्हारा वेरिफिकेशन इंजीनियर करता है। तो देखो DFT एक्चुअली इंजीनियर भी होता है, DFT इंजीनियर भी होता है। तो वेरिफिकेशन इंजीनियर इन सबको क्लब करके एक रोल बना दिया है। तो जो भी एंट्री लेवल जॉब्स हैं वो वेरिफिकेशन पे है। इट टुक मी अ लॉट ऑफ क्या बोले लॉट ऑफ टाइम टू डाइजेस्ट दिस, बिकॉज मेरे को फिजिकल डिजाइन में इंटरेस्ट था। मेरे को राउटिंग्स पसंद थे, मतलब प्रॉपर कैपेसिटेंस, पैरासिटिक कैपेसिटेंस जो क्रिएट होता है तुम मेटल वायर्स को आसपास रख के, तो वो सब पे मेरे ज्यादा एनालिसिस का इंटरेस्ट था। बट द हार्ड रियलिटी इज दैट फिजिकल डिजाइन तुमको एंट्री लेवल पे नहीं मिलेगा। इट्स अ वेरी नीश फील्ड। एक्सपीरियंस, इसमें बहुत एक्सपीरियंस चाहिए तुमको। हाँ, एंट्री लेवल जॉब्स मिलती हैं बट वो एमटेक पे मिलती हैं। इसलिए तो बीटेक में तुम्हारा वेरिफिकेशन इंजीनियर, हाँ, लेकिन तुम्हारे पास स्किल है। तुम्हारे देखो, बॉयलर प्लेट तुम्हारा वेरिफिकेशन का है, RTL वेरीलॉग का है, लेकिन उसके बाद तुम पीडी करते हो और इंटरव्यू में रिक्वेस्ट करते हो कि आई वांट टू इन्वॉल्व इन द फिजिकल डिजाइन टीम, तो वो एक्सेप्ट करते हैं तुम्हारा रिक्वेस्ट, गिवन कि तुम्हारा बेसिक्स क्लियर है, वेरिफिकेशन और वेरीलॉग का बेसिक्स, डिजिटल का बेसिक्स क्लियर है, ठीक है। तो ये जो फ्लो था ना, ये पूरा डिजिटल का था। ऐसा ही ना फ्लो आता है, एनालॉग का फ्लो आता है, ठीक है। एनालॉग आईसी डिजाइन, ये डिजिटल आईसी डिजाइन का 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे तुम लोग एमटेक में, एनालॉग आईसी डिजाइन और डिजिटल आईसी डिजाइन। प्रोबब्ली बीटेक में भी पढ़ो तुम लोग एज अ इलेक्टिव, होपफुली। तो एनालॉग आईसी डिजाइन में ऐसे ही तुम जो कोड लिखे ना, वहाँ कोड लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है। वहां बस तुम सर्किट स्कीमेटिक बनाते हो, जस्ट लाइक मल्टी सिम में या वर्चुसो में तुम लोग एक स्कीमेटिक बनाते हो, ब्लॉक्स प्लेस प्लस करके वायरिंग करके। तो उसी को डायरेक्ट तुम लोग फ्लोर प्लानिंग, क्लॉक ट्री सिंथेसिस, वो सब डायरेक्ट वर्चुसो में करते हो। तो 2 टाइप का है, एनालॉग आईसी, डिजिटल आईसी। सबसे इंपॉर्टेंट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद है तुम्हारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एक लैंग्वेज सीख लो जो कि संतोष तुमको ऑर्डरली वे में दिखाएगा, और ज्यादा कुछ नहीं है। VLSI is one of the most satisfying job options available out there, and they are paid equally, in fact even more, within 1 or 2 years, more than software engineers, because इसके लिए ना मार्केट में सिंक ही सिंक है, कोई सोर्स ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ मीट कर रहे हैं, जो वो सोर्स बनाने के लिए ही मीट किया जा रहा है। तुम लोग एक एक सोर्स बनोगे आगे VLSI इंजीनियर्स के इंडिया में। तो जो अभी इलेक्ट्रिकल के यहाँ पे उनको हम ब्रीफ किए थे अपने प्रवर्धन में। तो प्रवर्धन हमारा ब्रांच का फेस्टिवल है, तो उसमें हम बताए थे कि सेमिकॉन इंडिया एक प्रोग्राम है, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, विच एम्स टू हैव 75,000 इंजीनियर्स इन दिस फील्ड टिल 2032। तुम सोच रहे हो 2032 तक भी 75,000 इंजीनियर्स ही चाहिए। इतना मतलब नीश फील्ड है ये, मतलब सही में एंट्री लेवल जॉब्स बहुत कम मिलेंगी तुमको इसमें अभी के लिए। तो सेकेंड ईयर बोल रहे हैं, जनवरी से अगले साल से तुम्हारा हायरिंग्स बहुत सारी खुलेंगी। अभी तो रिसेशन था, तो वी फेस्ड अ टफ टाइम। लकीली लॉजिक फ्रूट केम, रेनेसास केम, वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट। बट हाँ, अभी सिचुएशन इंप्रूव हो रहा है, देयर्स अ लॉट ऑफ जॉब्स कमिंग इन दिस फील्ड, एंड द थिंग इज द इंडिया नीड्स इंजीनियर्स इन दिस फील्ड, बिकॉज तुम एआई रन करोगे ना, एआई है तुम्हारे पास, तो एआई को रन करने के लिए भी हार्डवेयर लगता है, एंड वो नॉर्मल हार्डवेयर से ना हो पाएगा। काहे कि उस हार्डवेयर को ना आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स जो होता है, पावर कंजम्पशन बहुत करता है, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड न्यूरोमॉर्फिक चिप्स बनते हैं। न्यूरोमॉर्फिक मीन्स तुम्हारा जो ब्रेन का जो न्यूरल नेटवर्क्स है, वो इम्प्लीमेंट कर पाए। तो ये सारा चीजें हैं। तो इंटरेस्टेड पीपल कैन ऑलवेज एक्सप्लोर ऑल दिस फील्ड। अभी न्यूरोमॉर्फिक का जमाना आने वाला है। तो यही सब था। बाकी तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हो। संतोष, ऑफ टू यू। यस सर।
देखो एक्चुअली सर बता रहे थे जैसे बहुत सारा इसमें वेरिफिकेशन होता है तो हम लोग बहुत सारा वेरिफिकेशन इसलिए करते हैं क्योंकि ये मतलब जैसे चिप जो होता है किसी भी डिवाइस का एक कह सकते हो कि ब्रेन होता है। अगर चिप खराब हो जाएगा तो मतलब फिर वो डिवाइस प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा। तो हम लोग हर कदम के आगे एक वेरिफिकेशन लगाते हैं ताकि वो डिवाइस जो है प्रॉपर काम कर पाए, समझा। तो मतलब आगे देखते हैं जैसे अभी हम लोग सर बताएं कि एंट्री लेवल पर मोस्टली जो है तुम्हारा वेरिफिकेशन का ही जॉब मिलता है। तो एक्चुअली मैं एनआईटी जमशेदपुर में भी अभी फिलहाल तो मुझे नहीं लगता है कि 2-3 साल के तक मतलब मोस्टली वेरिफिकेशन का ही जॉब आने वाला है, तो उसके लिए हम लोग मोस्टली फोकस करेंगे। सुनो सुनो, तो देखो जॉब्स जॉब सारे डोमेन्स के लिए आती हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्टली जंप ऑफ करते हैं इसमें मन लगता है फिजिकल डिजाइन में तो उसमें जाते हैं, लेकिन वेरीफाई स्किप कर देते। अगर तुम्हारा बेसिक्स क्लियर है वेरिफिकेशन का, वेरीलॉग का, डीएफटी का बेसिक्स क्लियर है, देन यू ऑफ टू गो टू फिजिकल डिजाइन। फिजिकल डिजाइन का भी प्रोजेक्ट कराएंगे तुम लोग को। एक जो प्रोजेक्ट होता है आरटीएल टू जीडीएस, वो पूरा प्रोजेक्ट होगा, हम अभी काम कर रहे हैं उस पर, होपफुली वो अच्छे से हो गया तो तुम लोग को अच्छे से पूरा सिखा पाएंगे, ठीक है। तो दोनों जॉब रोल्स अवेलेबल है तुम लोग के लिए, बट है कि बेसिक्स पहले क्लियर करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में डिजिटल, देन ऑन टू एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर तुम्हारा वेरीलॉग, वेरीलॉग के बाद एक उसका मतलब वेरीलॉग तो लैंग्वेज हो गया, लेकिन फिर उसका एक फ्रेमवर्क, जैसे तुम रिएक्ट पढ़ते हो ना, रिएक्ट फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, वैसे ही वेरीलॉग का फ्रेमवर्क है ये क्या नाम है, यूवीएम, यूनिवर्सल वेरिफिकेशन मेथोडोलॉजी, वो भी फ्रेमवर्क है। तो आगे ये बताएंगे तुम लोग को, बट हाँ ये बेसिक्स है, ये कर लोगे ना जब तुम, तब तुम फिजिकल डिजाइन पे आराम से जा सकते हो, यही कर। हाँ सर। देखो अब मोस्टली जो होता है तुम्हारा सब्जेक्ट क्या क्या, अब सबसे कॉमन डाउट ये होता है कि इस फील्ड में जैसे जॉब लेना है तो पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे शुरुआत जो होता है बेसिक्स तुमको क्या चाहिए कि तुम्हारे जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट एक ईडीसी करके एक सब्जेक्ट होता है, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा। इसी वाले से पूछ रहे हैं। हेलो जूनियर्स। हाँ सर। हाँ हाँ सर। इलेक्ट्रिकल वाले भी देखो, इलेक्ट्रिकल वाले भी देखो, जैसे अभी सर बताया ना कि वीएलएसआई में 2 प्रोफाइल होता है, एक एनालॉग होता है एक डिजिटल होता है। तो ईडीसी में बेसिकली हम लोग ये पढ़ते हैं कि जितना भी जैसे डायोड हो गया, मॉसफेट हो गया, बीजेटी हो गया, इन सब का फिजिक्स पढ़ते हैं कि मतलब बेसिकली ये बीजेटी मॉसफेट ये सब काम कैसे करता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि बीजेटी जो है करंट करंट ड्राइवन ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट जो है वोल्टेज ड्राइवन ट्रांजिस्टर है, ये तो सब पढ़ते हैं। क्या मिले? तो देखो एनालॉग प्रोफाइल के लिए तुमको बोलो। हालांकि दोनों पढ़ना पड़ता है। जैसे देखो एनालॉग प्रोफाइल में अगर जाना है तुमको तो वहां पर तुम्हारा बीजेटी डायोड ये सब का जितना भी फिजिक्स है ये तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए। हम आगे रिसोर्स शेयर करेंगे कहाँ से क्या पढ़ना है, उसका टेंशन नहीं लो, अभी हम सुन लो। एनालॉग के लिए तुम्हारा जितना भी डायोड ऑपरेशन के लिए डायोड प्लस बीजेटी जितना भी ये मतलब VLSI फिजिक्स आता है इसके अंदर ये तुमको अच्छा से आना चाहिए। साथ साथ थोड़ा बहुत अभी मॉसफेट का मीटिंग चल रहा है, फिजिक्स आ रहा आवाज आ तो रहा ये होगा, ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। सिखा रहे हैं बच्चा लोग को। अगर हम डिजिटल का बात करें हाँ तो हाँ डिजिटल जो सर्किट बनता है इसमें बेसिकली हम लोग मॉसफेट का यूज करते हैं, एनमॉस हो गया, पीमॉस हो गया, इन सब का यूज करते हैं। तो ये डिजिटल में तुम्हारा जो है मॉसफेट का फिजिक्स जो होता है, मॉसफेट जैसे काम कैसे करता है, उसमें जितना भी मतलब ऑपरेटिंग रीजन क्या होता है, आईडी करंट क्या होता है, कैसे किस तरह से जो है जैसे चैनल बनता है, चैनल लेंथ कैसे घटता है, चैनल एक्युमुलेशन क्या होता है, ये सब जो है तुम्हारा फिजिक्स स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत अच्छा सा स्ट्रांग होना चाहिए। इंटरव्यू में बहुत मतलब इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए तुम्हारा मॉसफेट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर तुम बीजेटी प्लस डायोड भी अगर थोड़ा जान ले रहे हो तो ज्यादा अच्छा होगा। अब ईडीसी पहला हो गया। ये जो मॉसफेट है ना, मॉसफेट मस्त चीज है, मतलब ये था तुम्हारा क्या बोलो, एटम है, एटम के अंदर जो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन के अंदर जो तुम्हारा क्वार्क्स होता है ना, मतलब वो है मॉसफेट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो मेक श्योर यू रिवाइज दिस मतलब कॉन्सेप्ट वेरी वेरी क्लियरली, ठीक है। हाँ संतोष। यस सर। अब मॉसफेट तुम पढ़ लिया, मतलब एनमॉस पीमॉस ये सब के बारे में जान गया, मॉसफेट का टाइप्स क्या होता है, मॉसफेट का ऑपरेटिंग रीजन्स क्या होता है, मॉसफेट में जैसे चैनल जो बनता है ये कैसे वर्क करता है, करंट कैसे फ्लो करता है, ये सब जब जान लिए तुम तब तुमको ये तुम्हारे पास नॉलेज हो गया कि मॉसफेट का टाइप्स क्या होता है। अब तुम सर्किट बना सकते हो।
तब इसके बाद जो सब्जेक्ट तुमको पढ़ना पड़ेगा, चाहे एनालॉग जाओ डिजिटल जाओ, एनालॉग में भी तुमको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, समझा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट। और एनालॉग प्रोफाइल के लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स जिसे बोल रहे हैं हम एनालॉग, लेकिन ये मत भूलो जैसे क्या हम डिजिटल भी जा रहे थे, एनालॉग का नॉलेज नहीं होना चाहिए, इसका भी नॉलेज तुम्हें आना चाहिए, तुमको पता होना चाहिए कि एनालॉग सर्किट कैसे काम करता है, बीजेटी सर्किट कैसे काम करता है, बीजेटी का हाँ आउटपुट कर्व कैसे आता है, इनपुट कर्व कैसे आता है, ये सब आना चाहिए तुमको। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला संतोष। अक्सर हम लोग डिजिटल पे एक बार शुरू करते हैं ना तो इतना मन लग जाता है कि एनालॉग को नजरअंदाज कर देते हैं। तो टू बी ऑनेस्ट, आई ऑल्सो डिड दिस एंड यू गाइस डोंट डू दिस। प्लीज गिव इम्पोर्टेंस टू डिजिटल एंड एनालॉग इक्वली। राजू से शायद बात हुई होगी कभी, तो उसको बताए थे एनालॉग इंजीनियर्स की ज्यादा जरूरत है, वीएलएसआई इंजीनियर्स को तो जरूरत है ही, but analog engineers की ज़्यादा ज़रूरत है more than digital. It's just like people in software. There are a lot of people in software and VLSI में बहुत कम है. Same चीज़ है. There's a lot of people in digital within VLSI. There's a lot of people in digital electronics क्योंकि वो आसान है. एनालॉग में नहीं है, एनालॉग थोड़ी सी जटिल हो जाता है क्योंकि एक्चुअल सर्किट्स एम्प्लॉय करता है। डिजिटल में बस उस सर्किट्स का तो एक ब्लॉक बना देते हैं, यूज करते हैं हम। देखो आगे जाके किसी को अगर एनालॉग में भी जाना होगा तो जैसे कैडेंस टूल ये सब हम जानते हैं, तो अगर किसी को सीखना है कैडेंस टूल तो ये हमसे आगे सीख सकता है। हाँ, वीएलएसआई लैब भी खुला हुआ है, तो तुम लोग वहाँ पे कोई भी पीएचडी स्कॉलर या संतोष मिल गया संजोग से, आप फोन कर लेना उससे, तो सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है वहाँ पे। हम भी कभी कभी जाते हैं लैब में काम करने के लिए। तो तुम लोग अगर एक बार तुम प्रोजेक्ट शुरू करोगे ना तो तुम्हारे लिए पूरा चीज मिल जाएंगे। बट वही है गिवन, तुमको तभी चीजें लाइफ में मिलेगी जब तुमको उसका नीड होगा और तुम उसके लिए स्ट्राइव कर रहे होगे। एक बार चाह बन जाता है ना तो प्रकृति एडजस्ट कर लेती है तुम्हारे हिसाब से, तुमको चीजें मिलने लगती हैं। तुम लोग एक्सपीरियंस किया होगा ये चीज, तो खैर वही है। तो बस उसके पहले तुमको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा उस चीज के लिए, उस लायक बनना पड़ेगा तुमको, ठीक है। यही। हाँ तो आगे हम देखते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ये होता है ना कि हम लोग जैसे एडीसी का मतलब होता है कि फिजिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर, समझा, एडीसी मीन्स फिजिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो अब हम लोग एडीसी में फिजिक्स तो पढ़ लिए, लेकिन उसका एप्लीकेशन भी तो होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग उस फिजिक्स में जो जो चीज पढ़े हैं उसका हम लोग एप्लीकेशन करते हैं। तो एप्लीकेशन का क्या मतलब कि हम लोग जिस जिस डिवाइस के बारे में पढ़े हैं तो उसका मतलब कि वो सर्किट में किस तरह से काम करता है, उसका सर्किट किस तरह से बनता है, उसमें परफॉर्मेंस क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, ये सब जो है एप्लीकेशन पार्ट हम लोग करते हैं। इसमें वोल्टेज करंट ये सब कैलकुलेट करते हैं हम लोग, समझा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग ये एप्लीकेशन देखते हैं। अब ये हो गया। इसके बाद तुम्हारा आता है डिजिटल हो गया, एनालॉग हो गया। अब तुम्हारे पास इतना नॉलेज हो गया है कि तुम एक सर्किट बना सकते हो। तो अब तुम्हारे पास जैसे वेरिफिकेशन से सर, पहले सर क्या बताएं कि तुमको पहले एक सर्किट बनाना पड़ता है, आर्किटेक्चर बनाना पड़ता है। आर्किटेक्चर को हम लोग वेरीफाई करते हैं, तब सर्किट बन गया यानी आर्किटेक्चर रेडी हो गया। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हमको लैंग्वेज आना चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले तो उसका मतलब सिमुलेशन में वेरिफिकेशन करेंगे, तो उसके लिए हमको लैंग्वेज आना चाहिए। तो वीएलएसआई का जो सबसे फेमस लैंग्वेज है, जैसे तो शुरुआत तो हुआ था वीएचडीएल से, सबसे पुराना लैंग्वेज जो होता था वीएचडीएल। इसको हम लोग देखो वीएलएसआई में जो लैंग्वेज को हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं एचडीएल, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। मतलब इसमें हम हार्डवेयर के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, समझा। जिस लैंग्वेज के द्वारा हम लोग हार्डवेयर को डिस्क्राइब करते हैं उसी को बोलते हैं हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। यहाँ पर लिख देते हैं जैसे ये संतोष तुम्हारा हो तुमको गया। दिखा रहा हाँ, हो वो गूगल मीट का शायद फ्री वाले में टाइम लिमिट होता है, तो 1 घंटा होने वाला है। अच्छा सर देखते हैं। हाँ, तो वो अभी नहीं बताएगा लेकिन ये होता है। जब पिछले बार भी तुम लोग आए थे ना उसमें ईडीएस वाले कुणाल सर वाले मीट में, वो ऑटो एंड हो गया, तो ध्यान देना। हाँ, ये तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है सर। यहाँ नहीं दिखाएगा तुमको, वो ऑटो एंड हो जाएगा। तो तुम रैप अप करो अगले 5-6 मिनट में, ठीक है, फिर एक कंक्लूड ओके करो। सर, ओके सर, ओके। ठीक। हाँ तो VHDL हो गया। VHDL के बाद जो लैंग्वेज आता है वेरीलॉग, इससे VHDL से एडवांस वर्जन हो गया इसका। अब वेरीलॉग के बाद आता है सिस्टम वेरीलॉग। इसको इस तरह समझ लो कि VHDL अगर सी लैंग्वेज है तो वेरीलॉग C++ हो गया, और सिस्टम वेरीलॉग तुम लोग जावा पकड़ के चलो।
क्योंकि जैसे जाहिर सी बात है, जावा जो है सी प्लस प्लस से ज़्यादा एडवांस लैंग्वेज है। इसका एप्लीकेशन सी प्लस प्लस का भी एप्लीकेशन है, लेकिन सी प्लस प्लस के मुकाबले जावा का ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो हम लोग जैसे वेजियल अब सीखना लोग बंद कर चुके हैं, मतलब वेजियल ज़्यादा लोग सीखते नहीं है। अब मेनली फोकस तुम्हारा होना चाहिए वेरिलॉग, सिस्टम वेरिलॉग। पहले वेरिलॉग सीखो, सिस्टम वेरिलॉग कोई ऐसा नहीं है कि अलग लैंग्वेज है, बस वेरिलॉग में ही थोड़ा सा हम ज़्यादा एक्सटेंड वर्जन पढ़ते हैं, तो उसका सिस्टम उसी को सिस्टम वेरिलॉग बोलते हैं, समझा। तो अब इसका भी हम प्लेलिस्ट आगे शेयर करेंगे। पहले तुम लोग को फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद सर्किट पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद लैंग्वेज पढ़ना। ये नहीं कि डायरेक्ट एक ही बार में सब खिचड़ी बना के कूद गए फिर पता चला कुछ नहीं आ रहा है। तो अब ये हो गया। अब एचडीएल जब तुम्हारा हो गया, देखो अब यानी तुम फिजिक्स भी जानेंगे, सर्किट बनाना भी तुमको आ गया, अब तुमको लैंग्वेज भी आ गया, यानी अब तुम प्रोजेक्ट करने लायक रेडी हो गए हो। यानी अब तुम एक सर्किट बनाओ, उसका उसके कोड लिखो, उसको रन कराओ, बस यही तुम्हारा होता है वेरिफिकेशन इंजीनियर, समझ गया। अब इसमें और भी कुछ कुछ सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कोर सब्जेक्ट में क्या क्या तुमको पढ़ना चाहिए। कोर सब्जेक्ट होता है, जैसे पहले एक बता दिए, डिजिटल पढ़ना चाहिए, एनालॉग पढ़ना चाहिए, ईडीसी पढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ तुमको नेटवर्क थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नेटवर्क थ्योरी पर इंटरव्यू में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए नेटवर्क थ्योरी में खास करके कैसे केवीएल केसीएल काम करता है, नोडल एनालिसिस कैसे काम करता है, मेश एनालिसिस कैसे काम करता है, फिर मतलब जो भी है तुम्हारा आगे जाके क्या ट्रांजिएंट एनालिसिस कैसे काम करता है, ये सब जो है टॉपिक, ये सब तुमको अच्छा करना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली में हम लोग इसमें भी तो सर्किट से ही डील कर रहे हैं ना। अगर तुमको ये प्रिंसिपल ही नहीं पता है कि करंट कैसे डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज कैसे डिवाइड हो रहा है, तो तुम सर्किट नहीं बना पाओगे। सर्किट बना भी लोगे, लेकिन तुम उस सर्किट को अच्छे से रन नहीं कर पाओगे, समझ गया। तो नेटवर्क थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये इलेक्ट्रिकल में भी पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ाया जाता है, दोनों पढ़ाया जाता है। तो इसलिए दोनों ब्रांच को इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट आता है इसी में, इलेक्ट्रिकल का तो हमको नहीं पता है। तो नेटवर्क थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको, बहुत मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और तुम्हारे गेट के लिए भी बहुत वेटेज रहता है इसका, करीब करीब 8 मार्क्स या 7 मार्क्स तो नहीं सर, 12-15 मार्क्स से पूछ जाता है सर। अच्छा, और ज्यादा है, हाँ रहता है। तो अच्छा से करना, और स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये तुम्हारे लिए, इसीलिए ठीक है। अब इतना होने के बाद तुमको प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए। पहले बेसिक प्रोजेक्ट बनाओ, उसके बाद फिर एडवांस प्रोजेक्ट में जाओ। बेसिकली हाँ देखो, थोड़ा सा अब एक्स्ट्रा टूल में अगर हम बात करें तो तुमको जैसे एक लैंग्वेज सीख लो, जैसे सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस सीख लो, ये सब भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। फिर टूल में अगर बात करें तो मैटलैब टूल सीख लो, कैडेंस टूल सीख लो। ये सब टूल अगर सीख लेते हो तो तुम्हारा एक एज रहेगा कि हाँ, मतलब इंटरव्यूअर को लगेगा कि नहीं है, मतलब बेसिक्स नहीं पढ़ के आया, इसके पास एक्स्ट्रा नॉलेज भी है। तो आगे जाकर अगर कंपनी में कुछ उस तरह का काम आता है तो तुमको वहाँ पर उस टाइप का भी काम दे सकते हैं, समझा। और भी 2-3 सब्जेक्ट है आगे जाके, जैसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेसिक्स, ये सब आना चाहिए। लेकिन मेन सब्जेक्ट तुम्हारा यही है, समझ गया। अगर टूल्स की बात करें हम लोग तो उसमें मैटलैब टूल हो गया। मैटलैब तो इलेक्ट्रिकल का और इसी का दोनों का मतलब लैब में कराया जाता है। लैब में नेक्स्ट सेमेस्टर से तुम्हारा मैटलैब का काम होगा। इसी में खास करके जैसे इस सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में तुम लोग का एनालॉग कम्युनिकेशन शुरू होगा, तो एनालॉग कम्युनिकेशन में जितना भी लैब का एक्सपेरिमेंट होगा सारा मैटलैब पर होता है। फिर डिजिटल कम्युनिकेशन आएगा, उसका भी एक्सपेरिमेंट जो है मैटलैब पर ही होगा। तो मैटलैब सीख लो, मैटलैब बहुत अच्छा चीज़ है। और ज़्यादा हार्ड भी नहीं, इजी है, बस तुमको बेसिक फंक्शनलिटी आना चाहिए। इसमें बेसिकली तुम्हारा मैथमेटिक्स होना चाहिए। मैथमेटिक्स तुमको आ रहा है, मैथमेटिक्स का फंक्शन तुमको आ रहा है, फॉर्मूला लिखना आ रहा है मैथमेटिक्स का, तो तुम मैटलैब सीख जाओगे इजी। संतोष, एक यस मिनट, मेरा सर, वीडियो आ रहा है, चेक करना था। यस सर आ रहा है। हाँ, तो एक चीज दिखाना चाहती, ये बुक है हमारा 8th सेमेस्टर में यूज, 7th सेमेस्टर में यूज होता है, मॉडर्न पावर सिस्टम। तो उसमें तुम ये देख रहे होगे विथ मैटलैब एग्जाम्पल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रॉपर इस पावर सिस्टम में भी तुम्हारा मैटलैब का वो कोड होता है, ठीक है। तुम्हारा पूरा नेटवर्क का पूरा कोड दिखाता है, यहाँ पे लिखना होता है, मैटलैब में यूज होता है। तो ऐसी बुक्स तुमको दिखे ना लाइब्रेरी में, तो उनको लेना, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की हो या इलेक्ट्रिकल की हो, ऐसी बुक्स लेना। और ये प्रोजेक्ट्स इसमें जो लिखे हुए हैं एंड चैप्टर एक्सरसाइजेस में, तो वो करना। कोशिश करना ये कि बहुत सारा जो बुक आता है पियर्सन ब्रांड की, और पियर्सन ब्रांड का होता है, तो पियर्सन ब्रांड का जितना भी बुक होता है उसमें मैटलैब का कोड दिया रहता है। मैटलैब के बारे में भी दिया जाता है चैप्टर के अंत में, जो टॉपिक इंपोर्टेंट होता है उसमें मैटलैब का कोड दिया रहता है। तो कोशिश करना कि ये मतलब पियर्सन वाला बुक ज्यादा उठाए, समझा।
अब मैटलैब सीखने के बाद तुम्हारा आता है एक कैडेंस। कैडेंस टूल बेसिकली जो होता है एनालॉग प्रोफाइल के लिए होता है, लेकिन अगर तुम सीख लेते हो तो ये अच्छा चीज होगा, क्योंकि तुमको जैसे देखो, तुम जिसे जितना भी इंटरव्यूअर तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा है उससे तुम 2 कदम आगे आगे रहो, ताकि तुम्हारा तुमको जिस चीज में भी जरूरत पड़े कंपनी में तो तुम वहां पर अपने आप को प्रूव कर पाओ। ये नहीं कि तुम वहां पर मतलब पीछे हट गई, नहीं हमको ये नहीं आ रहा है। तो 2-3 चीज हमेशा एक्स्ट्रा सीख कर रखो, ताकि वो तुमको आगे जाकर काम आए। तो कैडेंस टूल भी सीख लेना। कैडेंस टूल हमको आता है, मतलब भी आता है। जो अगर सीखना चाहो किसी को हमसे सीखना है तो बोलना, हम सिखा देंगे। मैटलैब हो गया, कैडेंस हो गया, ये टूल हो गया। अब लैंग्वेज की बात करें हम लोग, पहला तो इम्पोर्टेंट है सी लैंग्वेज, क्योंकि वेरिलॉग जो तुम्हारा है ना वो बेसिकली सी सिंटैक्स पर ही आधारित है। मैटलैब भी सी सिंटैक्स पर ही आधारित है। मैटलैब का फुल फॉर्म होता है मैट्रिक्स लेबोरेटरी। तो ये सी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज और बताते हैं, सी लैंग्वेज को ही एक्सटेंड करके एक लैंग्वेज और बनाया गया है, एम्बेडेड सी। कुछ डिफरेंस नहीं है, बस सी का ही एक मतलब नाम ही दिया गया है, एम्बेडेड सी। ये एम्बेडेड सी जो है, एम्बेडेड कोई अगर एम्बेडेड प्रोफाइल में जाना चाहता है तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एम्बेडेड सी तुमको आना चाहिए, तभी तुम एम्बेडेड प्रोफाइल में, एम्बेडेड फील्ड में जा सकते हो, समझा। और दूसरा, अगर सीखना चाहते हो तो C++ सीख लो, ये थोड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि ओए जो होता है ना, रिटन टेस्ट, जैसे देखो कंपनी का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में 2-3 राउंड होता है। जैसे अगर इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो तो वहाँ पर 1 राउंड मैक्सिमम होता है, 2 राउंड, ज्यादा 2 राउंड होता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर प्लेसमेंट में आ रहे हो तो वहाँ पर 3 राउंड चला जाता है, कभी कभी 4 राउंड में चला जाता है। टेक्निकल टेक्निकल राउंड का हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है ओए जो रिटन टेस्ट होता है वहाँ पर C++ या सी का एक छोटा सा प्रोग्राम डाल देते हैं, ताकि मतलब चेक कर सकें हम बस। तो सर C++ या सी वो कहाँ तक रहता है फिर भी, मतलब उस कहाँ कौन सा पार्ट तक रहता है सी लैंग्वेज का? देखो, पार्ट ऐसा कोई डिफाइंड नहीं है तुम्हारा, वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। मतलब बेसिकली तुम कंडीशनल स्टेटमेंट ये सब जो है, लूप वगैरह, ये Yes, सब तुम sir. अच्छे ये सब तुम अच्छे से सीख लो, क्योंकि वेरिलॉग में भी तुमको पॉइंटर्स, अंतिम में तुमको वेरिलॉग में भी जो तुम्हारा कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप ही आने वाला है, इफ एल्स, ये सब पर ही काम होने वाला है। तो ये सब अगर तुम सी में सीख जाते हो तो आगे जाके आसानी रहेगा। तो ये तुम्हारा टोटल हो गया, मतलब VLSI का प्रोफाइल, कैसे VLSI में तुम काम कर सकते हो, क्या क्या सीखना होगा, समझ गया। सर VLSI डिजाइन का कुछ मतलब मैटलैब में उसका कोई प्रोसेसिंग नहीं होता है? नहीं नहीं, मैटलैब तुमको बताते हैं। मैटलैब में क्या होता है, जैसे देखो मान लो कि मेरे पास कोई सिग्नल है, साइनोसॉइडल वेव है, समझा। तुमको बताते हैं मैटलैब में क्या होता है, कि जैसे मान लो कि मेरे पास कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है, समझा। तो हम उस मैथमेटिकल फॉर्मूला का सिमुलेशन करते हैं, मतलब उस मैथमेटिकल फॉर्मूला को यूज करके हम लोग कोई भी मतलब मान लो कि टूल्स है, उसमें हम वेव वेव पास करते हैं। तो मतलब वो जो वेव है उसका आउटपुट क्या आएगा। जैसे तुम लोग इसी वाले सब पूछ रहे हैं, जैसे सिग्नल सिस्टम, ये इलेक्ट्रिकल में पढ़ना है सिग्नल सिस्टम। तो समझाओ ना संतोष, लिख के अच्छा से समझ आए। देखो, ये जैसे तुम लोग क्या बोले सर? सिग्नल सिस्टम तुम लोग पढ़े स्लाइड कर लो, होंगे। स्लाइड कर लो, खाली कर लो स्पेस। यस सर, तुम लोग सिग्नल सिस्टम में सब्जेक्ट पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिकल में भी पढ़ना है सिग्नल सिस्टम। और ये गेट के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे लगभग तुम्हारा 8 से 9 नंबर का हो क्वेश्चन गया पूछा सर, है। इसी से हाँ, ये तो पढ़। हाँ, इसी के लिए 3rd सेमेस्टर में है। इलेक्ट्रिकल का नहीं पता, होगा 3rd या 4th में होगा ही। इलेक्ट्रिकल वाले जूनियर है कि नहीं? हाँ हाँ, किए हैं ये लोग, सामने है, तो करो, बताओ ना तुम। हाँ, सिग्नल सिस्टम में जैसे तुम लोग पढ़े होगे ना, बहुत सारा सिग्नल पढ़े होगे, बेसिक सिग्नल जैसे इम्पल्स सिग्नल, फिर मतलब रैंप सिग्नल, ये सब पढ़े होगे। तो ये सब सिग्नल का ही हम लोग मैटलैब में मतलब टेस्ट करते हैं, कि ये सब जैसे मतलब हम लोग तो जैसे क्लास में तो क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला पढ़ते हैं बस, उसका हम लोग वेवफॉर्म तो जनरेट करते हैं सर, अपने अनुसार जनरेट करते हैं। तो हम लोग मैटलैब में उस फॉर्मूला को यूज करके एक्चुअल वेवफॉर्म जनरेट करते हैं, कि क्या ये सही में जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बस सिग्नल मैटलैब में हम लोग बस वेवफॉर्म जनरेट करते हैं, समझ गया। जैसे तुम लोग और एक चीज पढ़े सर होगे। सिम्युलेशन, सर मैटलैब, सर हाँ बोलो।
सर मैटलैब में सिमुलिंक का ऑप्शन होता है ना, तो सिमुलिंक में सर बहुत सारा मतलब पार्ट्स रहता है, सर्किट का, सेंसर्स वगैरह, फिर और भी मतलब रजिस्टर, इंडक्टर, तो उस देखो सब उनका देखो, यूज, सिमुलिंक का यूज कहाँ बताते होता हैं। हाँ बता रहे हैं। जैसे सेंसर के बारे में तुम अभी बोला, तो एक्चुअली में सेंसर्स वर्क कैसे करता है ये तुमको थोड़ा सा बताते हैं। सेंसर्स जो होता है तुम्हारा, मतलब जैसे वो बता रहे हैं, यहाँ पर लिख बता देते हैं। सेंसर जो होता है तुम्हारा, जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट होता है ना, वहां पर जो डिस्टरबेंस हो रहा है वो उसी के ऊपर काम करता है। वो इन्वायरमेंट में जो डिस्टरबेंस हो रहा है वो सेंसर का इनपुट होता है, और उस इनपुट को जो है सेंसर जो है दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी में, अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर करता है। जो कि ये अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में जो ट्रांसफर हुआ सेंसर का, बेसिकली को सेंसर का आउटपुट जो हुआ, ये जो जाता है तुम्हारा एक्चुएटर में जाता है। एक्चुएटर क्या करता है, जो इसके पास आउटपुट आ रहा है सेंसर का, वो इसको मतलब इस आउटपुट को है जो है फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिजिकल आउटपुट में कन्वर्ट करता है, समझा। तो एक्चुअली यही सब जो है एक्चुअली इसमें तो सिग्नल का ही काम हो रहा है। जैसे आसपास जो डिस्टरबेंस होगा वो उसको जो है सेंसर सिग्नल में कन्वर्ट करेगा ना, समझ रहे हैं कि नहीं। है? यस सर। तो आप देखो एक और एग्जांपल लिख देते हैं। एलटीआई सिस्टम तुम लोग पढ़े होगे, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम पढ़े होगे। हाँ बोलो। सर। हाँ, तो एलटीआई सिस्टम में हाँ क्या सर, होता है, पढ़े जैसे सर। हम लोग एक इनपुट देते हैं, मान लो कुछ एक्सटी इनपुट जा रहा है, और इसके अंदर एक पहले से ही कोई सिग्नल, इम्पल्स सिग्नल मौजूद होता है, ये रहता है एलटीआई सिस्टम में। और फिर उसका आउटपुट आता है बाई टी। बाई टी में क्या होता है, ये एक्स टी इंटू मल्टीप्लाइड रहता है एस टी का। जो एस टी क्या है तुम्हारा, इम्पल्स सिग्नल है, यही रहता है तुम्हारा। अरे बोलो। हाँ सर, वो कन्वोल्यूशन रहता है, एक्सटी कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन नहीं करते हैं, कन्वोल्यूशन जब टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करते हैं तब वहां पर कन्वोल्यूशन होता है। मल्टीप्लाई जो है कन्वोल्यूशन में चेंज हो जाता है। हाँ, तो अभी इसी जैसे अब यहाँ पर जैसे मेरा कुछ मान लो एक्सटी इनपुट जो रहेगा उसका वेव फॉर्म जो रहेगा, मान लो कुछ इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहा। अब इम्पल्स सिग्नल का वेव फॉर्म क्या होगा इसका, तो बस ये रहेगा। यानी इम्पल्स सिग्नल क्या होता है, जब टाइम जो जीरो होगा तो वहां पर जो इनपुट रहेगा वो तुम्हारा मतलब चला इन्फ्रारेड चला जाएगा, यही रहता है इम्पल्स सिग्नल। तो अब जो इसका वेवफॉर्म जो आएगा, मान लो वाईटी का जो वेवफॉर्म आएगा, कुछ भी मान लो कि इस तरह से कुछ आया, तो इसको तो हम बना लिए। बस इसी को वेरीफाई करने के लिए हम लोग मैटलैब का यूज करते हैं, समझ गया। यस सर। तो मैटलैब में तो भी समझ ये आया ब्लॉक, मतलब सुनो, कैसा, बोलिए। मैटलैब में भी ये ब्लॉक प्रॉपर लाइब्रेरी से उठाओगे और डालोगे वर्कस्पेस में, कनेक्शंस बनाओगे, ये वायर के थ्रू एक इनपुट होगा आउटपुट होगा, और फिर एक विंडो में उसको ग्राफ विंडो में आउटपुट उसका देखोगे। जो मैटलैब प्रायर एक्सपीरियंस है वो सिमिलिंक में ये होता है एक्चुअली। मैटलैब भी एक लैंग्वेज है जो मैटलैब सॉफ्टवेयर पे किया जाता है। लैंग्वेज से तुम उसको डिफाइन करते हो, कंसोल में आउटपुट देखते हो। फिर सिमुलिंक में तुम उसका ब्लॉक डायग्राम का सिमुलेशन करते हो, जो ये ब्लॉक डायग्राम यहाँ आगे बनाया है, ठीक है। तो है ये सारा चीज है। तो खैर उस पे नहीं जाते हैं अभी। बेसिकली मैटलैब भी तुम्हारा सर्किट डिजाइन के पहले सिमुलेशन के लिए यूज होता है। तुम जो चिप स्पेसिफिकेशन किए हो ना, डिजाइन फ्लो में चिप स्पेसिफाई कराई थी, ये ऐसा ऐसा डिजाइन है, उस स्पेसिफाई को तुम सिमुलेट करते हो मैटलैब जैसे सिमुलिंक जैसे सॉफ्टवेयर में। सिमुलेशन तुम्हारा काम कर गया या ठीक चल रहा है, तब जाके तुम अब चिप का कोडिंग, उसका सिंथेसिस, वो सब चलते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब ये हो गया तुम्हारा मैटलैब। अब इसके बाद आता है कैडेंस। अब जिसको मैटलैब सीखना है हमको आता है, सीख सकता है कि कैडेंस भी आता है, वो भी सीख सकता है, कि कोई दिक्कत नहीं है। कैडेंस जो होता है तुम्हारा, उसमें हम लोग जो है सर्किट को मतलब कैडेंस में हम लोग सर्किट को बनाते हैं, एनालॉग सर्किट को बनाते हैं, उसका वेरिफिकेशन करते हैं, समझा। अलग अलग पैरामीटर पर उसको वेरीफाई करते हैं। बेसिकली सब कैडेंस, एक मिनट सर, तो कैडेंस एक डिजाइन सूट है जिसमें डिजिटल आईसी के लिए भी होते हैं, एनालॉग आईसी के लिए भी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अभी कैडेंस वर्चुसो मोस्टली हम लोग के पास एक्सपर्टीज है। इट इज यूज्ड फॉर एनालॉग आईसी डिजाइन। पीएलएल हम बताए होंगे इलेक्ट्रिकल में, एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में एक टॉपिक है पीएलएल, फेज्ड लॉक लूप। तो एक एनालॉग आईसी डिजाइन है।
उस एनालॉग का हम सर्किट बनाते हैं। जस्ट लाइक मैटलैब में तुम सर्किट बना के सिमुलेट किए ना, मल्टी सिम में सर्किट बना के सिमुलेट किए, वैसा ही वर्चुसो है, कैडेंस वर्चुसो, उसमें सर्किट बना के सिमुलेट करते हो और फिर उसको सिमुलेशन को प्रॉपर चिप का फिजिकल डिजाइन कराते हो। तो बहुत सारा टूल्स है कैडेंस में। हमारे लैब में ये सॉफ्टवेयर है, भगवान की दया से चिप टू स्टार्टअप प्रोग्राम के थ्रू बहुत सारा सॉफ्टवेयर मिला है, तो तुम लोग प्लीज इसका यूज करो। और ये सब जो प्रोजेक्ट है ना, ये सब आगे आएगा, ये आगे की बात है। मेन तुम लोग यूज करना है यही आगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फाउंडेशन जितना स्ट्रांग रहेगा ना, उतना तुमको यहाँ मदद होगा, उतना तुमको प्रोजेक्ट करने में मदद होगा, उतना ही तुमको इंटरव्यू में मदद होगा। ठीक है, बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ऐसा सवाल तुमसे पूछ देगा ना कि तुमको लगेगा कि ये तो बेसिक ही है, इतना एडवांस सवाल है। जेई एडवांस भी तुम्हारे इसी लूप होल को एड्रेस करता है। तो बेसिक्स देखो, इंपॉर्टेंट। आप इतना अगर तुम अच्छे से पढ़ लेते हो तो तुम एक जॉब रेडी कैंडिडेट बन जाते हो। आराम अब से। इसी को तुमको अच्छे से सीखना होगा। हम आगे रेडी, मतलब आगे ग्रुप में प्लान बता देंगे कैसे क्या सीखना है। अभी के लिए जैसे मीटिंग का भी टाइम लिमिट है, तो थोड़ा सा मतलब एंड करते हैं। एक जैसे अगर वीडियो ऑन करना चाहो तो कर सकते हो, ताकि एक मतलब सारे वीडियो ऑन कर लो, जरा एक स्क्रीनशॉट ले लें। लगना चाहिए ग्रुप में काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हाँ, तुम लोग एंड तक हो, बहुत अच्छी बात है। प्रसन्ना और करोगे? हाँ, बहुत अच्छा यार। एक और ज्वाइन करा लो यार, किसी को 6 हो जाएंगे ऊपर नीचे। सर लिव कर दिया लगता है सब। या ठीक है, कोई बात नहीं। एक तो बोलो ना ज्वाइन करने किसी को। बोलो, प्रसन्ना बोलो, अच्छा, अरुण बोलो, किसी को। ये सुमन, ये सुमन तुम्हारे बैच में है क्या? तुम्हारे सीनियर है राजू? आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। इसको बोल रहे थे राजू को। सुमन को जानते हो तुम? सुमन तो इलेक्ट्रिकल का ही है। सर, इलेक्ट्रिकल ग्रुप में है सर। म्यूट हो तुम राजू। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, चलो ऐसे ही ले लेते हैं इसका विचार। तो देखो प्लान, एक बार सर, 1 मिनट 2 मिनट बस वो साथ बोलिएगा। प्लान जैसे थोड़ा सा फास्ट बोल देते हैं, सुन लो प्लान क्या रहेगा। अभी हम लोग इसे शुरुआत कर रहे हैं एडीसी से। एडीसी में अरे बीजेटी हो गया, मॉस्फेट हो गया, इन सब का फिजिक्स हम तुमको टास्क बाय टास्क देंगे कंप्लीट करने के लिए। हर एक वीक में तुमको टास्क ये कंप्लीट करना पड़ेगा, और वीक के एंड में हम एक टेस्ट या कुछ जैसा कुछ रखेंगे। जैसे सॉफ्टवेयर में सीपी होता है ना, कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, उसी तरह से हम लोग इसमें भी रखेंगे। तो ये टास्क तुमको करना पड़ेगा। देखो, अब तुम्हारे ऊपर है भाई, तुम्हारा करियर है, तुमको करना पड़ेगा। नहीं करोगे तुम जानो। हाँ, मेरा काम है बताना, सिखाना। तुमको सीखना है सीखो, नहीं सीखना है नहीं सीखो। ये मतलब मेरा काम हो गया, हम बता दिए। अब मेरा काम है आगे टास्क देना। टास्क भी हम देते रहेंगे, कोशिश कराते रहेंगे। जिसको करना होगा करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा। क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि हाँ किसी को पैर पकड़ के या ये सर आपको कराना, ये सब नहीं करते हैं। जो सीखेगा लाइफ थ्रोज यू सिचुएशंस टू टीच यू समथिंग। अभी तुम लोग को मल्टीटास्किंग या फिर बहुत चीज मैनेज करना पड़ रहा होगा, तो देयर इज अ रीजन फॉर दैट। इंजीनियरिंग टीचर्स यू दैट। तो हमारे लाइफ में जो जो सामने से आते रहता है, तो कहा जाता है कि बहती गंगा में हाथ धोने में बहुत फायदा होता है। तो वीएलएसआई की भी जो गंगा बह रही है अभी, तो आप लोग हाथ धो लीजिए उसमें, पाप सारे धुल जाएंगे और पुण्य भी मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बहुत जॉब्स इसमें खुलने वाली हैं। तो हम लोग एक रैप अप करते हैं एक ग्रुप स्क्रीनशॉट से। राजू? यस राजू, चलो ले लो। हो गया सर। ठीक है, बढ़िया। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। तुम लोग लास्ट तक रहे। वी होप यू थ्री टू बी लॉयल एंड मेक कंट्रीब्यूट टू इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ठीक है, बहुत मजा आएगा, काम करोगे इसमें, बहुत मजा आएगा। चलो ठीक है, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू सर ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सर। ठीक है, गुड नाइट।